नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज भारत चीन के रिश्तों में बड़ा बदलाव दिखाई दिया। चीन ने भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाने, सरहद पर शांति बनाए रखने और भारत के प्रति दोस्ताना ताल्लुकात बनाने की कमिटमेंट जताई। चीन ने यह भी कहा कि वो भारत को रेयर अर्थ मेटल्स, फर्टिलाइजर्स और टनल बोरिंग मशीन की सप्लाई वक्त पर करेगा। चीन से आने वाली इन चीजों की सप्लाई चेन में कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। दिल्ली में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा, भारत और चीन को एक दूसरे का दोस्त समझना चाहिए, कॉम्पिटिटर नहीं। सीमा विवाद के कारण भारत और चीन दोनों का नुकसान हुआ। अब दोनों देशों के रिश्ते सुधर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे से रिश्तों में और मजबूती आएगी। वांग यी ने यह भी कहा कि बातचीत के जरिए दोनों देश सीमा विवाद को भी पूरी तरह सुलझाएंगे और कारोबारी रिश्तों को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आज वांग यी ने भारत के एनएसए अजीत डोवल के साथ मीटिंग की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले। दोनों मुलाकातों में चीन के विदेश मंत्री का रुख बिल्कुल बदला हुआ नजर आया। जिस चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद की हो, जो चीन बात बात पर भारत को आंख दिखाने की कोशिश करता हो, जो चीन भारत के कुछ हिस्सों पर अपना हक जताता हो, वो चीन बेवजह बार बार सीमा पार टेंशन क्रिएट करता हो, वो चीन अचानक दोस्ती की बातें क्यों करने लगा? वही चीन अचानक शांति का दूत क्यों बन गया? भारत के साथ कारोबार बढ़ाने की बात क्यों होने लगी? इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा आज की बात में, लेकिन पहले आपको यह दिखाता हूं कि आज सीमा विवाद पर एनएसए अजीत डोवल के साथ मीटिंग में वांग यी ने क्या कहा। अजीत डोवल से मुलाकात के बाद आज चीन के विदेश मंत्री वांग यी प्रधानमंत्री मोदी से मिले। वांग यी से मुलाकात में प्रधानमंत्री ने दो टूक लफ्जों में कहा, यह भारत और चीन के अच्छे रिश्तों के लिए जरूरी है सीमा पर शांति और स्थिरता रहे। मोदी ने वांग यी से कहा, भारत और चीन के बीच स्थिर संबंधों और पॉजिटिव बातचीत से एशिया और पूरी दुनिया में शांति और स्टेबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण चीन के रुख में बदलाव आया। असल में भारत ने चीन के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश के साथ साथ सरहद पर अपनी स्थिति को मजबूत करने पर भी जोर दिया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। सरहद पर सेना और हथियारों की आवाजाही के लिए रोड्स, ब्रिजेस, टनल्स और एयरफील्ड बनाए गए। ईस्टर्न लद्दाख में जहां चीन के साथ 2020 में बॉर्डर पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वहां अगले महीने हमारे फाइटर जेट्स लैंड करेंगे। यहां दुनिया की सबसे ऊंची एयरफील्ड बनकर तैयार है। एयरफील्ड मड न्यूमा में बनाई गई है। न्यूमा की एयरफील्ड तैयार होने के बाद किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में भारत अपनी ट्रूप्स का तेजी से डिप्लॉयमेंट कर सकेगा। अपने सैनिक और मिलिट्री इक्विपमेंट्स बॉर्डर पर तैनात कर सकेगा। न्यूमा एयरफील्ड 13,700 फीट की ऊंचाई पर है। भारत और चीन की दोस्ती का असर ट्रंप की पॉलिसीज में भी जल्दी दिखाई देगा। हालांकि ट्रंप का फोकस फिलहाल रूस और यूक्रेन की जंग रुकवाने पर है। प्रेसिडेंट ट्रंप की यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मीटिंग के बाद अब जल्दी ही रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की की मीटिंग हो सकती है। वॉशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात के बाद जेलेंस्की ने कहा कि युद्ध रोकने के लिए वो पुतिन से डायरेक्ट बात करने के लिए तैयार हैं। कल ट्रंप ने व्हाइट हाउस में जेलेंस्की के साथ 1-to-1 बात की थी। इसके बाद ट्रंप ने ब्रिटेन, इटली और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों, फ्रांस के राष्ट्रपति और जर्मन चांसलर के साथ भी यूक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर एक लंबी मीटिंग की। इस मीटिंग में नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन भी शामिल थी। बैक टू बैक मीटिंग से बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन में तुरंत सीज फायर तो नहीं होगा, लेकिन वो चाहते हैं कि युद्ध बंद हो, खून खराबा खत्म हो, बेगुनाह लोगों की मौत पर ब्रेक लगे। इसलिए वो प्रेसिडेंट पुतिन से और यूरोपियन लीडर से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को नेटो में शामिल होने का इरादा छोड़ना होगा। शांति के लिए यूक्रेन को अपने कुछ इलाके भी छोड़ने होंगे। ट्रंप ने कहा कि वो डील मेकर हैं और इसीलिए उन्होंने यूरोप के नेताओं के साथ बातचीत तुरंत बाद पुतिन को फोन किया और जेलेंस्की से डायरेक्ट बातचीत के लिए कहा।
अगली मीटिंग ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच होगी। ट्रंप ने कहा इसके बाद वो पुतिन और ज़ेलेंस्की के साथ ट्राइलेटरल मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। For all of the wonderful things that took place today, we've had a very successful day thus far. Important discussions as we work to end the killing and stop the war in Ukraine. We're all working for the same. अब बात करते हैं अपने देश की राजनीति की। आज राहुल गांधी को बड़ी एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ी। राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव में वोटर बढ़ने के लिए जिस डेटा के आधार पर चुनाव आयोग को लगातार टारगेट कर रहे हैं, उसी डेटा पर सवाल उठ गए। डेटा तैयार करने वाले ने डेटा डिलीट कर दिया और झूठा डेटा देने के लिए माफी मांग ली। असल में सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के फॉर्मर डायरेक्टर संजय कुमार ने 17 अगस्त को ट्विटर पर महाराष्ट्र की 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के वोटर्स का कंपैरिजन किया था। उन्होंने दावा किया था कि लोकसभा से विधानसभा चुनाव के बीच 6 महीनों के दौरान नासिक वेस्ट असेंबली सीट पर 47% वोटर बढ़ गए। इसी तरह उनका दावा था कि हिंगना विधानसभा सीट पर भी लोकसभा के मुकाबले असेंबली इलेक्शन में 43% वोटर बढ़ गए। कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार के एनसीपी ने सीएसडीएस के इस डेटा को सबूत बताकर इलेक्शन कमीशन पर जमकर हमला किया। आज राहुल गांधी को एक और सेटबैक लगा। राहुल आजकल तेजस्वी यादव के साथ बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। बीच बीच में रुककर सेलेक्टिव वोटर से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट से कटा या नहीं। औरंगाबाद में राहुल गांधी ऐसी एक महिला से मिले जिसका नाम रंजू देवी है। रंजू देवी ने राहुल को बताया कि उसके परिवार के 6 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। रंजू देवी का राहुल के साथ बातचीत का वीडियो कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया गया। इसे वोटर लिस्ट के रिवीजन में हो रही गड़बड़ियों का पुख्ता सबूत बताया गया। लेकिन आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस वीडियो की पोल खोल दी। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव की। आज यह तय हो गया कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन सर्वसम्मति से नहीं होगा, चुनाव होगा, क्योंकि विपक्ष ने एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारने का ऐलान किया। आज मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर विरोधी दलों के नेताओं की मीटिंग हुई और उसके बाद उपराष्ट्रपति के चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार के तौर पर बी सुदर्शन रेड्डी के नाम का ऐलान किया गया। और अब आपको दिखाता हूं बारिश से बेहाल मुंबई। भारी बारिश से मुंबई के लोगों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है। लोकल ठप हो गई हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, ट्रेन कैंसिल हो गई हैं, सड़कों पर पानी है, ट्रैफिक रुका हुआ है और शाम होते होते मुंबई की मोनो रेल भी फंस गई। हालांकि 2 घंटे के लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ट्रैक पर फंसी मोनोरेल से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मैसूर कॉलोनी और भक्ति पार्क स्टेशन के बीच मोनोरेल में टेक्निकल फॉल्ट आया, जिसके कारण एलिवेटेड ट्रैक पर ट्रेन रुक गई। पता लगा कि बारिश के कारण पावर सप्लाई में दिक्कत हुई और यह हादसा हुआ। लेकिन पूरे महाराष्ट्र में जबरदस्त बारिश हो रही है, इसलिए महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बारिश की सबसे भयानक तस्वीर आई पवई से। पवई के फुले नगर में एक युवक बाढ़ के पानी में बह गया। काफी देर तक यह युवक नाले की दीवार से निकली ईंटों को पकड़कर लटका रहा। आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, रस्सी फेंकी, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था। इस नौजवान ने जैसे ही रस्सी पकड़ने की कोशिश की, वो पानी बह गया। गनीमत यह रही कि करीब 1 किलोमीटर दूर जाकर इस युवक को एसडीआरएफ की टीम ने बचा लिया। अब आपको सावधान करने वाली एक खबर बताता हूं। ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में मुंबई के एक व्यापारी ने 12 करोड़ रुपए गंवा दिए। यह शख्स कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में फंसा था। यह शख्स ऑनलाइन गेमिंग ऐप के चक्कर में फंसा। इस ऐप का ऐड बड़े बड़े सेलिब्रिटीज कर रहे थे। उसने इस गेम में पैसा लगा दिया। शुरू में उसे फायदा हुआ, फिर हारने का सिलसिला शुरू हुआ और 4 साल में इस शख्स ने अपनी जिंदगी भर की कमाई 12 करोड़ रुपए गेमिंग के चक्कर में गंवा दी। क्योंकि नौजवानों में ऑनलाइन गेमिंग की लत लगातार बढ़ती जा रही है, कई परिवार बर्बाद हो चुके हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है,
इसलिए सरकार अब ऐसे ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है।